हेलो गाइज, राम राम सभी को। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है वो राजस्थान की 1857 की क्रांति है। राजस्थान में 1857 की जो क्रांति है वो हमारा टॉपिक रहेगा आज का। हम आपको यूनिट वाइज करवाएंगे। आज है हम आपको कक्षा 9 की जो राजस्थान अध्ययन की बुक है उससे हम आपको करवा रहे हैं। तो हम आपको पूरी यूनिट वाइज करवाएंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो 4th ग्रेड से लेकर RS तक की एग्ज़ाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो आप सभी जुड़ जाएं और अंत तक क्लास को अंत तक देखिए, ठीक है। ये देखिए, इसमें मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में उत्पन्न अराजकता से राजस्थान की अछूता नहीं रहा। यानी जो मुगल साम्राज्य उसके बाद में 1857 की क्रांति है वो आती है। तो ये देखिए, मई 1711 में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर पर, मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मराठों ने प्रथम बार कहाँ पर मेवाड़ क्षेत्र में प्रवेश किया था। तो आप ध्यान में रखिए, मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्रित किया था, ठीक है। इस घटना से उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह, तो उस वक्त उदयपुर के महाराणा थे वो संग्राम सिंह थे। संग्राम सिंह ने पहले जयपुर के शासक जय सिंह, बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया। 1724 के बाद राजस्थान में मराठा आक्रमण में तेजी आई। इस बीच अप्रैल 1734 में बूंदी में पच्चूत शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया। राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का यह प्रथम अवसर था। तो मराठों को राजस्थान में प्रथम बार जो आमंत्रित करना है वो आपके बुद्ध सिंह था, आपका बूंदी का शासक बुद्ध सिंह, याद रहेगा, बूंदी का शासक बुद्ध सिंह था। बाद में राजस्थान ने मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता गया। उसके बाद में राजस्थान में क्या है कि मराठों का जो हस्तक्षेप है वो बढ़ता गया, ठीक है। 1735 में मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठों को राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए आसान मार्ग मिल गया। इसका जो PDF है वो हम आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो आप वहाँ से इसको पूरे को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको सारी है वो करवा दूँगी जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में मराठा कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर घुसपैठ कर वहाँ से धन पाने के बाद कुछ समय संतुष्ट रहे, लेकिन शीघ्र ही वे राजाओं को नहीं वरन सेठ साहूकारों को भी लूटने लगे। उन्होंने राजस्थान के नरेशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना भी आरंभ कर दिया। बूंदी, जोधपुर, जयपुर रियासत में उनका प्रवेश इसी बहाने से हुआ, यानी लूटमार के बहाने से ही हुआ। वो छोटे लोग जैसे सेठ साहूकार हैं उनको लूटना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। नादिर शाह के आक्रमण के समय भी मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन मुगल दरबार में दलबंदी के कारण राजपूत शासक भी परस्पर लड़ने लगे, ठीक है। शाह ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान के चौथ और सरदेश मुखी प्राप्त करने का आदेश दिया। 1732 में सवाई जयसिंह जो मालवा के सूबेदार बने, उससे मराठों ने घेर लिया। जयसिंह ने पराजय स्वीकार कर ली और 28 परगने मराठों को दे दिए। तो जयसिंह ने पराजय स्वीकार करी थी। 1761 से 1791 के मध्य राजस्थान राजपूताना शासकों को कमजोर स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों पर मराठों का प्रभुत्व हो गया, यानी मराठा साम्राज्य है वो स्थापित होने लगा धीरे धीरे। राजस्थान में बढ़ते मराठा हस्तक्षेप ने जयसिंह तथा अन्य राजपूत राजाओं की आंखें खोल दी। मराठों ने मुक्ति पाने के लिए धन का सहारा लिया। जब धन लेने के बाद मराठों ने मालवा खाली नहीं किया। (1734) में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर शासक मेवाड़ में हुरडा नामक स्थान पर एकत्रित हुए और 17 जुलाई 1734 को जो हुरडा सम्मेलन है वो आपके 1734 में हुआ था, ठीक है, जिसके अनुसार राजस्थान के सभी शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया। वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु रामपुरा एकत्रित होना तय किया गया।
किसी राजा के शत्रु को अपने साथ राज्य में आश्रय या शरण न देने की शपथ ली, परंतु इस सम्मेलन के वांछित परिणाम नहीं निकले क्योंकि रियासत शासकों में आपसी द्वेष था, प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व का अभाव रहा। रियासत की स्वार्थी नीतियां और कार्य संभव सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी थे। 1735 में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठों को खदेड़ने में असफल रहे। पेशवा अक्टूबर 1735 में भारत की यात्रा पर निकला। उसे महाराजा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया और उपहार तथा चौथ का समझौता हुआ। फिर वह जयपुर आया। जय सिंह ने मराठों और मुगल सम्राटों में समझौता करवाना चाहा, पर वह असफल रहा। पेशवा की राजस्थान यात्रा का परिणाम यह निकला कि मुगलों के साथ साथ राजपूतों के भी करदाता बन गए। 1738 में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए दुराहसाय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। तो अपमानजनक संधि थी दुराहसराय की, ठीक है, दुराहसराय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार मराठों को मालवों की सूबेदारी और 50 लाख रुपए प्राप्त हुए। 1742 में मराठों ने मारवाड़ प्रविष्ट होकर सोजत, रायपुर, चित्तारण, परगने, चौथ वसूल करना आरंभ कर दिया। 1787 में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया। राजपूतों ने तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया। इंपॉर्टेंट लाइन है ये पूरी। 1791 के बाद मराठा शक्ति क्षीण हो गई। इस समय दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जमा लिए थे। वे राजस्थान में घूमने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद ये पूरा है, आप इसको पढ़ लीजिए सारी। इसमें हर एक लाइन है वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के राज्यों में उत्तराधिकार के संघर्ष और सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति है वो कमज़ोर हो गई। 1803 में मेवाड़ के शासक जयपुर नरेश के मध्य से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया, वह असफल रहे। 1793 से 1813 के मध्य जयपुर की अव्यवस्था का मुख्य कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता और उत्तराधिकार का संघर्ष था। दोनों ही पक्षों में भाड़ेत सैनिकों को ऊंची धनराशि देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। परिणामतः राज्य आर्थिक संकट से घिर गया। राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करने का प्रयास शुरू कर दिया, ठीक है। नवंबर 1803 में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया के निर्णायक रूप में परास्त कर दिया। मराठों की इस पराजय ने राजपूत शासकों के लिए मराठों की अधीनता से मुक्ति स्वर्णावसर प्रदान कर दिए। 1803 की संधि की शर्तों के तय किया गया कि दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे। कंपनी इन राज्यों के खिराज नहीं लेगी तथा आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। इन राज्यों की सुरक्षा का दायित्व कंपनी पर होगा। अन्य राज्यों के विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे इत्यादि। भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर आदि ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे। 1811 में शेटन के राजस्थान पर चार्ल्स मेटकॉफ दिल्ली का रेजिडेंट बना। उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठों, अमीर खाओं और पिंडारियों की विध्वंसकारी कार्रवाइयों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग सभी विरोधियों का दमन करके भारत में कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता था, किंतु यह तभी संभव था जब होलकर और सिंधिया को उनके राज्य में सीमित कर दिया जाए। पिंडारियों की शक्ति का दमन किया जाता है। इसके लिए राजपूत राज्यों को संरक्षण में लेना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य था, क्योंकि ये राज्य ही सिंधिया, होलकर और पिंडारियों के प्रभाव क्षेत्र थे। अतः 5 नवंबर 1817 को होलकर को नई संधि करके राजस्थान के राज्यों का, अब ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है, राजस्थान में क्रांति के समय रियासती शासक, जो इसकी रियासत थी उनके शासक कौन कौन थे, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये
सभी याद रख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। कोटा रियासत के थे राम सिंह, जोधपुर रियासत से थी तखत सिंह, भरतपुर से जसवंत सिंह, उदयपुर से स्वरूप सिंह ने स्वरूप सिंह झील है उसका भी निर्माण करवाया था। जयपुर रियासत से राम सिंह द्वितीय, सिरोही से शिव सिंह, धौलपुर से भगवत सिंह, बीकानेर से सरदार सिंह, करौली से मदनपाल, टोंक से नवाज वजीरुद्दौला। ये एक मुस्लिम रियासत थी, टोंक वाली मुस्लिम रियासत थी, ठीक है। बूंदी में थे राम सिंह, अलवर में विनय सिंह, जैसलमेर में रणजीत सिंह, झालावाड़ में पृथ्वी सिंह और प्रतापगढ़ में आपके दलपत सिंह थे। इन सभी को आप याद कर लीजिएगा। थोड़ी देर ये स्क्रीन पे मैं ऐसे ही रखूँगी इनको, ताकि आप इनको लिख भी सकते हो और याद भी कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। बाकी अगला है आपका झालावाड़ में आपके, जैसलमेर में आपके रणजीत सिंह हैं, झालावाड़ में पृथ्वी सिंह हैं, प्रतापगढ़ में दलपत सिंह, बांसवाड़ा में आपके लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर रियासत में आपके उदय सिंह थे, ठीक है। तो आप इनको एकदम से पढ़ लीजिएगा और अपने जो नोटबुक है उसमें इनको नोट कर लीजिए। के साथ संधि करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। इधर मेटकोफ का निमंत्रण मिलते ही करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जो जयपुर, जैसलमेर आदि ने कंपनी से संधि कर ली। सबसे अंत में 1823 में सिरोही राज्य ने संधि की। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि सबसे अंत में किसने संधि की, तो सबसे अंत में आपके सिरोही ने संधि की थी 1823 में। 1803 से 1823 तक संधियाँ होती हैं। इस प्रकार 1817 से 1823 के दौरान राजस्थान पर स्थापित ब्रिटिश आधिपत्य 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति तक रहा। यानी ब्रिटिश है वो 1817 से लेकर 1947 तक ब्रिटिशों का शासन है वो राजस्थान पर रहा। 19वीं सदी के आरंभ में 20 रियासतें थी, जिनमें से 17 राजपूत थी, 2 जाट थी, 1 मुस्लिम शासक द्वारा शासित थी। इन राज्यों के साथ की गई संधियों के कुछ सामान्य शर्तें थी, कुछ विशिष्ट जो उस समय से संबंधित थी। जो संधि हैं उनकी शर्तें हैं वो इस प्रकार हैं कि संधि द्वारा रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। अंग्रेजों ने रियासती शासकों का वंशानुगत राज्याधिकार है वो स्वीकार किया। अंग्रेजों ने बाहरी आक्रमण से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करने और आंतरिक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने का आश्वासन है वो राजस्थानियों को दिया। संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रखना तय किया गया। साथ ही एक आश्वासन दिया गया कि पॉलिटिकल एजेंट उनके राज्य राजकार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी जो पॉलिटिकल एजेंट हैं वो इन्होंने रखे थे, हर एक रियासत में रखे थे। तो इन्होंने कहा कि ये आपके राज्य कार्य है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन बाद में ये इनके इस कार्य में भी हस्तक्षेप है वो करने लग गए थे। ब्रिटिश संरक्षण के बदले रियासती शासकों को अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी और अपने आपसी विवादों को अंग्रेजों की मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत करने का वादा करना पड़ा। आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासक अपने राज्यों के समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों के सुपुर्द कर देते। अंग्रेजों को वार्षिक खिराज देने संबंधी धारा सभी राज्यों की संधियों में अलग अलग थी, ठीक है। खिराज वह राशि, खिराज की जो राशि है निर्धारित करने के लिए मराठों को दिए जाने वाले खिराज के आधार पर बनाया गया। ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के फलस्वरूप राजस्थान में रियासती नरेशों की सुरक्षा को प्राप्त हुई। बाकी ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप इसमें पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आरपीएससी यहीं से क्वेश्चन है वो बनाती है, वो चाहे आरएसएस बोर्ड हो या फिर आरपीएससी हो, इन्हीं किताबों से क्वेश्चन बनाती है। तो आप इनको पूरा पढ़ लीजिएगा। बाकी इसकी जो पीडीएफ है वो हम आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल है वो करवा देंगे, ठीक है। ये पूरी जो है इसमें हर एक लाइन से क्वेश्चन है वो बने हुए भी हैं, आपने देखा भी होगा, और क्वेश्चन आते भी हैं यहीं से, बाहर से क्वेश्चन नहीं आते। इन क्वेश्चन से अगर गलत भी होता है तो आप अगर ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हो तो इन किताब से आप ऑब्जेक्शन है वो यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर प्रताप सिंह के पुत्र दलपत सिंह को वहां का शासक बना दिया। इसी से वहां की जनता ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। इस प्रकार जब अंग्रेजों की जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने का प्रयास किया गया तो वे लोगों ने क्रुद्ध होकर कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी। अब ये भी ये लाइन अपने आप में एक इम्पोर्टेंट लाइन बनती है, ये पूरी यहाँ तक की, ठीक है। कोटा के अंग्रेज
ने तत्कालीन महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध रियासत के फौजदार जालिम सिंह के दावों का समर्थन किया, जिससे कोटा के हाड़ा राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार लेकर उठ खड़े हो गए। अलवर और भरतपुर रियासतों के में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर वहां अवैध राजकुमारों को गोदी पर बैठा दिया, क्योंकि शासक के अवैध होने की स्थिति में अंग्रेजों को राज्य के प्रशासन पर अपना नियंत्रण है वो स्थापित करने का अवसर मिलता था। क्योंकि जो वयस्क होता है उसे तो पता होता है, और अवैध होता है तो ऐसे बोल देंगे कि ये अवैध है, इसके बस में नहीं है ये सब करना। जोधपुर महाराजा मान सिंह भी ब्रिटिश सरकार की घोर विरोधी थे। उनके प्रयत्नों से अन्य रियासतें में भी ब्रिटिश सत्ता के प्रति असंतोष था। अब ये देखिए, ये भी आपका इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। जैसे कोटा रियासत में पॉलिटिकल एजेंट आपके मेजर बर्टन थे। कोटा में बर्टन, कोटा टै से टै को मिला लीजिए तो बर्टन। जोधपुर में आपके मैकमोसन हैं, भरतपुर में आपके मोरिसन हैं, जयपुर में आपके ईडन हैं, उदयपुर में सोवर्स हैं और सिरोही में आपके जेडी होल हैं। तो ये सारे पॉलिटिकल एजेंट हैं, ये आप याद रखिए। बाकी आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि हर एक से पॉलिटिकल एजेंट से हर एक से इतने क्वेश्चन बने हैं कि आपके ये मिलान वाले क्वेश्चन हैं वो उनमें भी आ सकते हैं। बहुत क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होता है इनसे, यहीं से ही आता है। अब तक आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन यहीं से ही बनते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात अंग्रेज सरकार ब्रिटिश भारत की भांति राजस्थान पर भी सांस्कृतिक विजय प्राप्त करने को उत्सुक हो उठी। ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधार के लिए प्रचलित परंपराओं, रीति रिवाजों और कुरीतियों को समाप्त करने के लिए विदेश कदम उठाए। इस कुरीति से में कन्यावध, दास प्रथा, सती प्रथा सम्मिलित थी। यानी अंग्रेजों ने इनको समाप्त किया। ये काम अंग्रेजों ने अच्छा किया। यहाँ पे जो कन्यावध है, दास प्रथा है, सती प्रथा है, इन पे पाबंद किया या इनको बंद करने में अंग्रेजों की अहम भूमिका थी। इस दिशा में उठाए कदमों से जनता यह समझने लगी कि अंग्रेज राजस्थान में जो सामाजिक ढांचे को विघटित करना चाहते हैं। अंग्रेजों की सामाजिक और सामान्य जीवन में हस्तक्षेप नीति से जनता में असंतोष उत्पन्न हो गया। 1818 की संधि के बाद अंग्रेजों द्वारा राजस्थान के राज्यों के प्रशासन में अवांछनीय हस्तक्षेप हैं वो आर्थिक संसाधनों पर आधिपत्य, अंग्रेजों द्वारा वसूल की जाने वाली वार्षिक खिराज की राशि, सामंतों में विशेषाधिकार पर कठोराघात और राजस्थान के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप ने स्वतंत्र असंतोष का जन्म है वो दिया। ऐसे आप ये पूरा है जो आप देख सकते हैं। बाकी जो 1857 की क्रांति है, अब देखिए सन 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान अंग्रेजी सैनिकों की 6 छावनियाँ थी, ठीक है। आपकी नसीराबाद, नीमच थी, देवली थी, ब्यावर, एरिनपुरा और खिरवाड़ा। इन सभी 6 छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे, किंतु किसी भी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक है वो नहीं था। केवल 30 अंग्रेज अधिकारी ही थे। मेरठ में क्रांति होने की सूचना जैसे ही राजस्थान में, यानी कि आप ये मेरठ में क्रांति होती है 10 मई 1857 को आपकी मेरठ से क्रांति है वो स्टार्ट हो जाती है। तो राजस्थान के एजीजी हैं जो को प्राप्त हुई, उसने देशी रियासतों के शासकों को यह आवश्यक निर्देश भेजे कि क्रांतिकारियों को अपने राज्य में न घुसने दिया जाए, जो ब्रिटिश सत्ता का विरोध करे और उनको कठोरतापूर्वक दमन करे, ठीक है। फिर अपने यहाँ नसीराबाद में, राजस्थान में सबसे पहले क्रांति होती है वो नसीराबाद में होती है, ठीक है। क्रांति में राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद से हुआ। उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं, अभी इसमें पूछा जाता है कि कौन कौन सी जो इन्फेंट्री थी यहाँ पे, तो 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा पहली बम्बई लोसेंस के सैनिक विद्यमान थे। मेरठ विद्रोह की सूचना से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोचा कि यह सारी कार्रवाई भारत के सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है तथा तोपें भी उनके विरुद्ध प्रयोग के लिए तैयार की गई हैं, अतः उन्होंने विद्रोह की भावना क्या है वो जागृत हो गई। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी काफ़ी समय से अजमेर शस्त्रागार की सुरक्षा है वो कर रही थी। संदेह के कारण उसे वहाँ ने नसीराबाद भेज दिया गया, जिससे सैनिकों के मन में यह धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास किया गया है, अतः वे ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज हो गए। इन दिनों बाजारों और छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक साधु और फकीरों के वेश में राजस्थान आए और उन्होंने चर्बी वाले कारतूस
कारतूस के विरुद्ध प्रचार एवं विद्रोह का संदेश है वो प्रचलित कर दिया। भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। इस धार्मिक भावना के कारण वे भी उत्तेजना फैली। भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोपियन सेना और कुछ तोपें मंगवाई गई। इस तथ्य को गुप्त रखा गया और बाद में जब यह बात प्रकट हुई तो सेना में उत्तेजना है वो फैल गई। इन कारण 28 मई इतनी इम्पोर्टेंट है, नोट कर लो इसको। 28 मई 1857 को 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया। यानी नसीराबाद में आपके 28 मई 1857 को 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया। सारी छावनी में भगदड़ मच गई। सैनिकों ने शस्त्रागार लूट लिया। अंग्रेज सैनिक अधिकारी मेजर स्पॉटवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी। किन की हत्या की गई? तो मेजर स्पॉट्सवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या है वो कर दी गई। लेफ्टिनेंट लोग तथा कप्तान होर्डी हैं वो इसमें घायल हो गए। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ली। चर्च और अधिकारियों के बंगलों में आग लगा दी गई। खजाने की तिजोरियां तोड़ दी गई। इस विद्रोही सैनिक ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक बूंद भी नहीं बही। यानी जो ब्रिटिश अधिकारी थी उन्हीं का ही इन्होंने जो वध है वो किया, उनकी ही हत्या है इन्होंने की। बाकी उनके अलावा किसी भी जन की हानि यहाँ नहीं हुई। छावनी को तहस नहस करने के बाद विप्लवी सैनिकों ने अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। यानी अब इन्होंने बिना विलंब किए दिल्ली की ओर कूच करना स्टार्ट कर दिया। 18 जून 1857 को विप्लवी दिल्ली पहुंच गए। अब ये 18 जून को दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में डेरा डाले। अंग्रेजी पलटन पर पीछे से आक्रमण किया जिससे अंग्रेज परास्त हो गए। ठीक है, फिर आपकी आ जाती है नीमच छावनी। तो नीमच छावनी है ये आपकी उसके बाद में होती है। ये 3 जून 1857 को आपकी नीमच छावनी है, उसमें क्रांति होती है। उसके बाद में है आपकी नीमच के क्रांतिकारियों के चले जाने के पश्चात एजीजी लॉरेंस के निर्देश पर कप्तान सोवर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। फिर आपके एरुनप्रा और आहुआ की क्रांति होती है। ये आपके 21 अगस्त 1857 में आपके यहाँ पे होती है। कुशाल सिंह ने अपनी सेवा में लिया। अब देखो ये मतलब हर लाइन से क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। जब क्रांतिकारी पाली पहुँचे तो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। क्रांतिकारियों की सेवा किसने की थी, उनको शरण किसने दी थी? तो वो थे आपके ठाकुर कुशाल सिंह, पाली के ठाकुर थे। आहुआ के ठाकुर मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था। वह अंग्रेजों एवं जोधपुर के महाराजा दोनों का विरोधी था। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ अनेक सामंत अपनी सेनाएं लेकर कुशाल सिंह की सहायता के लिए आहुआ आ पहुँचे थे। ठीक है, तो एक कुशाल सिंह था उस टाइम पे जिन्होंने क्रांतिकारियों की सेवा की थी, उनकी सहायता की थी। जोधपुर के महाराजा ने सिंघवी कुशलराज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों के दमन हेतु आहुआ भेजी। यानी जोधपुर का जो महाराजा था उसने भी यहाँ पे इसकी जो सहायता है वो की। 8 सितंबर 1857 को आहुआ के ठाकुर व क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर राजकीय फौज को पराजित है वो कर दिया। इस संघर्ष के किलेदार अनार सिंह मारा गया तथा सिंघवी कुशलराज जान बचाकर वहां से भाग गया। जोधपुर फौज की तोपें व बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों के हाथ वहां से लग गई। इस घटना के कुछ समय पश्चात एजीजी लॉरेंस एक सेना लेकर स्वयं आहुआ आया। 18 सितंबर को लॉरेंस की सेना व क्रांतिकारियों के बीच भीषण संघर्ष है वो हुआ जिसमें लॉरेंस की पराजय हुई और ब्रिटिश फौज को परास्त करने के बाद क्रांतिकारी दिल्ली की ओर कूच करने लगे। ठीक है, ये है आपकी आहुआ। ठीक है, जॉर्ज लॉरेंस आहुआ की पराजय को भूला नहीं था, इसलिए आहुआ के ठाकुर से बदला लेने के लिए ब्रिगेडियर होम के नेतृत्व में एक विशाल सेना आहुआ भेजी। 20 जनवरी 1858 को ब्रिगेडियर होम में आहुआ पर आक्रमण किया। दोनों सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष हुआ। इस दौरान ठाकुर कुशाल सिंह आहुआ के किले को छोड़कर सलूम्बर है वो चले गए। उसके जाते ही ब्रिटिश फौज ने आहुआ किले को अपने अधिकार में कर लिया। अंग्रेजों में बदले की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने पूरे गांव को बुरी तरह लूटा। आहुआ के किले को बारूद से उड़ा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आहुआ के मंदिर, मूर्तियों आदि को भी नष्ट किया और निवासियों पर भी भीषण अत्याचार किए। फिर आपके मेवाड़ में इसकी गूंज उठती है। इस
समय मेवाड़ की जनता में भी अंग्रेजों के विरुद्ध काफ़ी रोष था। मेवाड़ में अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध थे। नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना उदयपुर पहुंची थी, अतः मेवाड़ की फौजें भी अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लगभग तैयार थी। ठीक है, तो फिर ये ऐसे आपके मेवाड़ में आ जाते हैं। 27 मई 1857 को अपने सभी सामंतों को पत्र भेजकर, किसने भेजा ये आपको ध्यान में रखना है कि मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने 27 मई 1857 को अपने सभी सामंतों को पत्र भेजकर कहा कि वे ब्रिटिश सैनिक कार्रवाई में सहयोग करें तथा पॉलिटिकल एजेंट कप्तान सोर्स के निर्देशों का पालन करें। यानी ये ब्रिटिशों के साथ में थे। दूसरी ओर कप्तान सोर्स ने विरोधी सामंतों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी शांति भंग करने का प्रयास करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। यहाँ तक कि सुलंबर के रावत केसरी सिंह ने जब मेवाड़ के महाराणा के अधिकारों को चुनौती देते हुए कहा कि 8 दिन में उसकी परंपरागत अधिकारों की मांग को स्वीकार किया गया तो वह चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा के किसी प्रतिद्वंदी को बैठा देगा, तब कप्तान सोर्स ने रावत केसरी सिंह को चेतावनी दी कि यदि उसने महाराणा के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई में भाग लिया तो उसे जागीरदार में अपदस्थित कर राजपुताने से ही निष्कासित कर दिया जाएगा। कप्तान सोवर्स इस धमकी से रावत केसरी सिंह शांत हो गए। ठीक है, ये कप्तान सोवर्स ने दी थी राव केसरी सिंह को। फिर आपके कोटा में क्रांति होती है, तो ये देखिए पूरी कोटा की क्रांति है, ये आप देख लीजिए। यहाँ पर जो बर्टन थे वो पॉलिटिकल एजेंट थे और यहाँ पर आपके 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति का जो बिगुल है वो बजा। कोटा के सैनिकों ने क्रांतियों के साथ रेजिडेंसी को घेर लिया तथा उसमें आग लगा दी। महाराव को क्रांतिकारियों की इच्छा अनुसार व्यवहार करने के लिए जब तक विवश होना पड़ा, जब तक करौली से सैनिक सहायता प्राप्त नहीं हुई। ठीक है, लगभग आपके कोटा शहर का लगभग 6 माह तक अधिकार क्रांतिकारियों का रहा। उन्हें सरकारी गोदामों, बंगलों, दुकान, मतलब हर जगह उनका। यह स्थिति तब तक बनी रही जब मेजर HD रोटर्स नसीराबाद के 5500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 को चंबल के किनारे पहुंचा। उसने तोपों में क्रांतिकारियों पर धुआंधार गोले बरसाए और उन्होंने कोटा से बाहर भागने पर विवश किया। अब अन्य जो जगह हैं जहाँ पे आपके ये देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है कि क्रांतिकारी नेताओं तथा विद्रोही सैनिकों को अमानुषिक दंड दिए। जयदाल को गिरफ्तार करके तोप से उड़ा दिया। तो किसको तोप से उड़ा दिया था? तो वो था जयदाल, जिसको गिरफ्तार करके तोप से उड़ा दिया। ठीक है, बाकी आपके ये हैं अन्य राज्यों में क्रांति की गूंज। तो ये बाकी अन्य जो राजस्थान के अन्य राज्य थे, जैसे क्रांति केवल मेवाड़, मारवाड़ था, कोटा तक सीमित नहीं रही, अपितु इसकी गूंज राजस्थान के अन्य राज्यों में भी, भरतपुर, आगरा, मथुरा काफ़ी निकट हैं। क्रांति के समय अशांत रहा। मथुरा में विद्रोह हो जाने के बाद भरतपुर शहर में उत्तेजना फैल गई और क्रांति का बिगुल है वो भरतपुर में भी बजा। ऐसे आप सभी जगह है वो आपके, ये मोरिसन है, पॉलिटिकल एजेंट है। ने पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर जाने की सलाह है वो दी, क्योंकि महाराजा को यह आशंका थी कि उपस्थिति में नीमच के क्रांतिकारी भरतपुर पर आक्रमण कर सकते हैं। तो जितने भी पॉलिटिकल एजेंट थे उन पे जो वहाँ थे, वहाँ पे ज़्यादा जो आक्रमणकारी, जो क्रांतिकारी हैं उनका आक्रमण करने का ज़्यादा वहाँ पे था कि जहाँ भी पॉलिटिकल एजेंट है वहीं पे जाके आक्रमण करो। महाराजा की सलाह पर मेजर मॉरिसन भरतपुर छोड़कर चला गया। क्रांति की अवधि भरतपुर रियासत की स्थिति बड़ी विषम थी। यह पूरी परसेंट ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने जा रही है। अलवर में भी दिल्ली के कुछ क्रांतिकारी के आ जाने के कारण क्रांति गतिविधियां पनपने लगी। यह आपके अलवर में क्रांति हुई, धौलपुर में क्रांति हुई। अक्टूबर 1857 के प्रारंभ में ग्वालियर, इंदौर क्रांतिकारियों की शुक सेना धौलपुर में प्रवेश कर गई। यानी जो ग्वालियर, इंदौर वाली जो थी वो धौलपुर में प्रविष्ट हो गई। ठीक है, बाकी ये जो पूरी डिटेल है, पूरा PDF है, मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। सुलंबर और कोठारिया का योगदान। अब सुलंबर और कोठारिया का क्या योगदान था इसमें? तो आहुआ यानी जोधपुर के ठाकुर कुशाल सिंह से प्रेरणा लेकर मेवाड़ के 2 सामंत सुलंबर रावत सिंह केसरी और कोठारिया के रावत ज्योति सिंह का 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में अपूर्व योगदान रहा।
यह सही है कि मारवाड़ के सामंतों की भांति मेवाड़ के सामंत ने खुलकर क्रांति में भाग नहीं लिया, किंतु अंग्रेजों का विरोध करने वाले क्रांतिकारी नेताओं का तथा ब्रिटिश सत्ता के विरोधी जिम्मेदारों को स्लूम्बर और कोठारे राउत में अपने यहाँ शरण दी। बाकी ये है सब पूरा है, ये आप देख लीजिएगा। ये 1800 असफलता के कारण भी इसमें दिए हुए हैं कि भाई 1857 की जो क्रांति थी उसमें असफलता के कारण क्या क्या थे, असफलता के परिणाम क्या निकले और असफलता के कारण क्या थे। तो ये असफलता के इसके कारण थे, राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति अपनी झुकने की प्रवृत्ति का परिचय। भाई राजस्थान के राजा थे वो ज़्यादा अंग्रेजों के प्रति झुक रहे थे, ठीक है, क्योंकि वो उन्हें शरण दे रहे थे, उनकी सहायता कर रहे थे। तो जिसमें आपके जयपुर, अलवर, जोधपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, इतने सभी है ना यहाँ पे। इन्होंने ब्रिटिश जो बहादुर शाह था स्थानीय विद्रोह ने राजस्थानी राजाओं को स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया। ये जो पूरी है यहाँ पे इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से असफलता के कारण थे। और ये है सन 1857 की क्रांति के असफल होने के बाद राजस्थान की रियासतों ब्रिटिश संरक्षण में चली गई, यानी ब्रिटिश का फिर से इस पे शासन हो गया और ब्रिटिश सम्राट ने राजस्थान की सभी रियासतों में कंपनी द्वारा की गई संधियां हैं वो जारी कर दी। तो अगला यूनिट है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और